प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग प्रथम की इस व्याख्यानमाला में आपका स्वागत है। हम कहानियों के बारे में जानकारी ले रहे थे और कहानी के तत्व कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में पिछले व्याख्यान तक हमने जानकारी ले ली थी। आज हम कहानियों के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। इतना तो निश्चित ही है कि जब हमने कहानी के तत्व, कहानी के स्वरूप और कहानी की परिभाषा के बारे में जानकारी ले ली तो एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इस तरह से जो कहानियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती होंगी। तो ये जब हम इस बात का जवाब ढूंढते हैं तो यहाँ भी हमारी जो है गाड़ी वहीं आकर के रुक जाती है, या अलग अलग रास्तों में बंटने की जो है वो रहती है स्थिति कि जब जवाब ढूंढते हैं, जवाब पाने की कोशिश करते हैं तो कोई एक तरह का जवाब हमको नहीं मिलता, उत्तर एक तरह का नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अपने अपने सोच, अपने अपने विचार, अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार हर विद्वान ने अलग अलग तरीके से कहानी के विभेदन किए हैं कि कितने प्रकार की कहानियाँ हो सकती है। तो इस तरह से कहानियों का जो वर्गीकरण किया गया है वो अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरह से किया गया है। हम उनमें से कुछ प्रमुख जो वर्गीकरण हैं, जो भेद हैं, वो किस तरीके से किए गए हैं, किस आधार को लेकर के किए गए हैं, उनको साथ लेकर के और समझने की कोशिश करते हैं। मूलतः कहानियों का जो वर्गीकरण है वो 3 आधारों पर किया जाता है। विषय वस्तु के आधार पर कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने शैली के आधार पर कहानी का विभेदन किया है, क्या विभाजन किया है, और कुछ लोगों ने लक्ष्य एवं उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कहानी के भेद किए। इसके अलावा कुछ लोगों द्वारा विषय के आधार पर भी कहानी के भेद किए गए हैं। तो कुल आप 4 तरह का विभाजन हम यहाँ देख सकते हैं। हालांकि मैंने ऊपर आपको 3 बताए हैं, लेकिन एक चौथे तरह का भी हमारे सामने आता है। अब सबसे पहले हम आते हैं विषय वस्तु के आधार पर कि किस प्रकार की विषय वस्तु का चयन उस कहानी के लिए किया गया है। उसके आधार पर कहानियों के 7-8 भेद किए जाते हैं। लगभग 7-8 भेद कहानियों के किए जाते हैं। जैसे विचार प्रधान कहानी, दूसरा नीति प्रधान कहानी, तीसरा घटना प्रधान कहानी, चौथा पात्र या चरित्र चित्रण प्रधान कहानी, छठा प्रतीकात्मक कहानी, सातवां शिकार कहानियाँ, और 8वां जो है साहस युक्त कहानियाँ। तो ये विषय वस्तु कि किस तरह की विषय वस्तु उस कहानी में ली गई है, उसके आधार पर कहानी के भेद किए गए हैं। चर्चा इन पे आगे करेंगे। कौन कौन सी है? विचार प्रधान, नीति प्रधान, घटना प्रधान, पात्र या चरित्र चित्रण प्रधान, कल्पना प्रधान, प्रतीकात्मक, शिकार कहानियाँ और साहस युक्त कहानियाँ। ठीक। एक दूसरा विभाजन कहानियों का या वर्गीकरण कहानियों का और किया गया है। उसके आधार पर कहानियों के 5 या 6 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है आत्मकथात्मक,
जो आपने पहले पढ़ चुके हैं, आत्मकथा के रूप में जो कहानियाँ लिखी जाती है वो आत्मकथात्मक कहानियाँ होती है। इसलिए मैं यहाँ उसको विस्तार से नहीं बताऊँगा, क्योंकि पूरा विवरण मैं आपको शैलियों के अंतर्गत कर चुका हूँ। वार्तालाप या संवादात्मक पद्धति, इस पर भी अपने चर्चा हो चुकी है। दूसरे प्रकार का भेद जो है कहानियों का इस तरह का होता है। तीसरा है डायरी पद्धति, जिसमें कहानी डायरी के रूप में लिखी जाती है। और चौथा भेद है पत्र पद्धति, इसके अंतर्गत कहानी पत्र के रूप में लिखी जाती है। फिर है वर्णनात्मक पद्धति, जो कहानी वर्णन करके बड़े विस्तार से लिखी जाती है, वो वर्णनात्मक पद्धति की कहानी कहलाती है। और अंतिम जो है, छठी है शायद ये, वो है संस्मरणात्मक पद्धति। तो ये 6 भेद जो हैं शैली के आधार पर कहानियों के कुछ विद्वानों द्वारा किए गए हैं। और तीसरा जो आधार लिया गया है वो है लक्ष्य एवं उद्देश्य। कहानी किस लक्ष्य को लेकर के चलती है, कहानी का उद्देश्य क्या है, उसको आधार मानते हुए कहानियों के 7-8 भेद फिर किए गए हैं इन लोगों द्वारा। पहला भेद है यथार्थवादी कहानियाँ, दूसरा है आदर्शवादी कहानियाँ, तीसरा है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियाँ, चौथा है प्रगतिवादी कहानियाँ, पांचवा है गांधीवादी कहानियाँ, छठा है मार्क्सवादी कहानियाँ और सातवां है समाजवादी कहानियाँ। किसी विचार विशेष को लेकर के, उसके प्रचार विशेष को लेकर के या उसकी स्थापना विशेष को लेकर के ये कहानियाँ लिखी गई हैं। फिर एक चौथा बिंदु और लेते हैं, चौथा प्रकार के लोग और मिलते हैं जो विषय के आधार पर कहानी का विभेदन या वर्गीकरण करते हैं। जैसे धार्मिक और नैतिक कहानियाँ, ये पहला भेद कर सकते हैं आप, धार्मिक और नैतिक कहानियाँ। दूसरा भेद कर सकते हैं राजनीतिक कहानियाँ, तीसरा कर सकते हैं ऐतिहासिक कहानियाँ, चौथा है वैज्ञानिक कहानियाँ और पांचवा है सामाजिक कहानियाँ। तो इस तरह से लगभग 5 प्रकार की कहानियाँ विषय के आधार पे होती है, जिनमें या तो सामाजिक विषय लिया गया है या वैज्ञानिक विषय लिया गया है या इतिहास को विषय के रूप में लिया गया है या धार्मिक धर्म को लिया गया है या राजनीति को लिया गया है। तो इस तरह से हमने कहानियों का वर्गीकरण जो है वो देखा। 4 प्रकार के लोगों द्वारा 4 प्रकार से कहानियों का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। अभी हमने इसके बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं किया है, लेकिन हम थोड़ा सा वर्णन इसमें अब देखेंगे। जैसे विषय वस्तु के आधार पर विचार प्रधान कहानी आई, ऐसी कहानियाँ जिनमें भावों की अपेक्षा विचारों पर अधिक जोर दिया गया हो, वो कहानियाँ विचार प्रधान कहानियाँ कहलाती है। दूसरा है नीति प्रधान कहानियाँ। ये कहानियाँ नीति विशेष को लेकर के लिखी गई हैं और इसमें नीति पर ही चर्चा की गई है या किसी नीति विशेष को लेकर के ये कहानी आगे बढ़ती है। घटना प्रधान कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जो घटना विशेष को लेकर के चलती है, उसमें घटनाओं की ही प्रमुखता होती है, विचारों की या भावों की इतनी प्रमुखता उसमें नहीं होती। ये तो हम जानते हैं कि बिना भाव के और बिना विचार के कोई कहानी नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ देखा ये जाना चाहिए कि प्रधानता किसकी है, प्रमुखता किसकी है। कल्पना प्रधान कहानियाँ, इन कहानियों में कहानीकार कल्पनाओं के गोते लगाता है और वही गोते फिर पाठक या श्रोता भी लगाता है। फिर है प्रतीकात्मक कहानियाँ। ऐसी कहानियों में कोई बात सीधी सीधी नहीं कही जाती, यह किसी माध्यम को बना करके लिखी जाती है, कोई प्रतीक इसमें लिया जाता है और उस प्रतीक के इर्द गिर्द ही कहानी घूमती है। हालांकि
विषय वस्तु इसमें जीवन का कोई न कोई बिंदु होता है, समस्या होती है, लेकिन वो समस्या सीधी न रख करके किसी प्रतीक के माध्यम से हमारे सामने कहानी में प्रस्तुत की जाती है। शिकार कहानियाँ, ये कहानियाँ इस प्रकार से लिखी जाती है जैसे कि कोई शिकार कथा लिखी जा रही हो, जैसे कि कोई शिकार की जो घटना है उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा हो। और फिर है साहस युक्त कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जिसमें साहस की प्रधानता हो, युद्धों की हो सकता है या किसी समस्या का सामना करने में दिया जा सकता है विशेष ध्यान, जिसमें लोग अपनी जान पर खेल करके भी करते हैं। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में जो लोग स्वेच्छा से टीके के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं वो साहसी लोग हैं। इनकी यदि कोई कहानी लिखता है तो वो साहस कथा है। ऐसे तो और बहुत है, महाराणा प्रताप की कोई कहानी लेके चलेंगे तो वो साहस कथा ही होगी। फिर शैली के आधार पर देखिए, आत्मकथात्मक, वार्तालाप, डायरी, पत्र, वर्णनात्मक और संस्मरणात्मक, ये हम पहले ही देख चुके हैं, इसलिए इन पे मैं चर्चा नहीं करूँगा। फिर विषय अर्थात लक्ष्य और उद्देश्य के आधार पर जो कहानियों के भेद हैं उनमें कुछ पीछे जो हमने की है चर्चा उनसे अलग हटके, जैसे यथार्थवादी कहानियाँ। इन कहानियों में जीवन के यथार्थ को विषय वस्तु बनाया जाता है। और ये देखा जाता है कि वो मनुष्य के जीवन में आने वाली जो वास्तविकताएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, वो सब जिस रूप में है उस रूप में प्रस्तुत की जाए। थोड़ी बहुत तो कल्पना का प्रयोग होता ही है कहानी में, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही जो है आप कल्पना में विचरण करते हो, जीवन के धरातल पर से ये कहानियाँ ली जाती है। दूसरी है आदर्शवादी कहानियाँ। इन कहानियों में बड़े बड़े आदर्शों को स्थापित करने के लिए या पाठकों तक लाने के लिए ये कहानियाँ लिखी जाती है। यहाँ जीवन का कोई न कोई आदर्श लेकर के ये कहानी अपने आप को आगे बढ़ाती है। राम के क्या आदर्श थे, तो राम को लेकर के भी ये कहानी बढ़ाई जा सकती है, जीवन को लेकर के। राजा भोज को लेकर के बढ़ाई जा सकती है। आधुनिक काल में यदि आपको कोई प्रेरक तत्व दिखता है, कहानीकार को कोई प्रेरक तत्व दिखता है और उसके जीवन में कोई आदर्श है तो उसको लेकर भी कहानी लिखी जा सकती है। तो इस तरह की कहानियाँ आदर्शवादी कहानियाँ कहलाती है। तीसरी है इन दोनों के बीच की स्थिति की कहानियाँ, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियाँ। ये कहानियाँ वो कहानियाँ होती है जो आदर्श की तरफ जाती हुई तो दिखाई देती है हमको, लेकिन वो यथार्थ का धरातल नहीं छोड़ती। जीवन की जो वास्तविकताएं हैं, हकीकत है, उनको रखते हुए भी, अपने भीतर समाहित करते हुए भी वो आदर्शों की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो ऐसी कहानियाँ आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियाँ हैं। इसकी उल्टी भी हो सकती है, यथार्थमुखी या यथार्थवादी आदर्शोन्मुख कहानियाँ। फर्क इतना हो जाएगा कि एक आदर्श पे अधिक ध्यान देती है तो एक यथार्थ पे अधिक ध्यान देती है। चौथी है प्रगतिवादी कहानियाँ। ये भी हमारे पहले नहीं आया। ये एक विचारधारा विशेष को लेकर के चली है। मार्क्स से प्रभावित जो कहानियाँ रही, लेकिन मार्क्स के सिद्धांतों पर पूरी तरह नहीं चली, और जिन्होंने भारतीय समाज की विशेषताओं को साथ में लेकर के आगे बढ़ने का फैसला किया, वो प्रगतिवाद कहलाया। और इस तरह से ऐसे विचारों को लेकर के जो कहानियाँ लिखी गई वो प्रगतिवादी कहानियाँ लिखी गई। प्रेमचंद ऐसे कहानीकारों में अग्रणी कहानीकार थे। फिर है गांधीवादी कहानियाँ। अपने देश में आज़ादी के समय, आज़ादी से पहले
बहुत बड़ा व्यक्तित्व हुआ है गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। और उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे। वैसे तो उन्होंने पूरा जीवन दर्शन दिया था, लेकिन सत्य, अहिंसा, ये दो चीजें मुख्य थी। और इसके साथ साथ इन सत्य के लिए डटा रहना, ये गांधी जी की खास बात थी। उन विचारों को लेकर के जो कहानियां लिखी गई, जो गांधी के विचारों से प्रभावित जो कहानियां थी, वो गांधीवादी कहानियां कहलाती है। फिर आती है मार्क्सवादी कहानियां। मार्क्स ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था साम्यवाद का, जिसमें दो ही तबके माने गए, अमीर और गरीब, अर्थात शोषक और शोषित। और मार्क्स का यह कहना था कि दुनिया में दो ही तरह के लोग रहते हैं, या दो ही तबके रहते हैं, एक शोषक रहता है और एक शोषित रहता है, और उनमें संघर्ष अनिवार्य है। उनमें संघर्ष अनिवार्य है। अब ये देखिए, यहाँ आकर के मार्क्स थोड़े से आज के दृष्टिकोण से गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो संघर्ष को प्राथमिकता देते हैं, जबकि हमारी जो सभ्यता है, हमारी भारतीय जो संस्कृति है, वो कहती है कि लड़ाई और संघर्ष तो अंतिम हथियार होगा। जब सब रास्ते बंद हो जाएंगे तब इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये मानते हैं कि गरीब और अमीर, शोषक और शोषित, ये दो ही तबके रहते हैं और इनके बीच में संघर्ष अनिवार्य होगा। तो ऐसे विचारों को लेकर के जो कहानियाँ लिखी गई, गरीब तबके को लेकर के अमीरों के खिलाफ जो कहानियाँ लिखी गई, वो मार्क्सवादी कहानियों के अंतर्गत आती है। फिर है समाजवादी कहानियाँ। इस मार्क्स में व्यक्ति से ऊपर समाज होता है। भारत में चूंकि मार्क्स नहीं चल सकता था, इसलिए यहाँ पहले तो प्रगतिवादी आए और फिर समाजवादी आए। तो समाजवाद जो समाज को ऊपर रखता है, व्यक्ति को पीछे रखता है, और समाज के हित को देखते हुए जो कहानियाँ लिखी गई, वो समाजवादी कहानियाँ कहलाती है। फिर अंतिम जो विभाजन है या विभेदन है या वर्गीकरण है, वो बचता है, जिसमें धार्मिक और नैतिक कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जो धर्म को आधार मान करके लिखी जाती थी, और मनुष्य जीवन में जिन नैतिकताओं की उपस्थिति है, उन नैतिकताओं को लेकर के जो कहानियाँ लिखी गई, तो ऐसी कहानियाँ धार्मिक एवं नैतिक कहानियाँ कहलाती है। राजनीतिक कहानियाँ, जहाँ राजनीतिक मुद्दे, राजनीतिक विचार कहानियों में प्रमुखता से स्थान पाते हों, उन कहानियों को राजनीतिक कहानियाँ कहा जाता है। ऐतिहासिक कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जो अपने भीतर अपने बात को लेकर चलने के लिए विषय जो उठाती है, वो कहाँ से लेती है? इतिहास से। बात तो आज की करनी है, समस्याएं तो आज की है, लेकिन हमको प्रेरणा देने के लिए वो मुद्दा आएगा कहाँ से? इतिहास से आएगा। अब चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के पुस्तक लिखी जा रही है, जो लगभग 300 ईस्वी पूर्व थी, लेकिन आज के सिद्धांतों के या आज की समस्याओं के संदर्भ में भी वो लागू होती है। चाणक्य ने उस समय जो बात कही थी, वो आज भी लागू होती है। तो इस तरह से उस काल को इस काल से जोड़ते हुए जो कहानियाँ लिखी गई हैं, वो ऐतिहासिक कहानियाँ कहलाती हैं। वैज्ञानिक कहानियाँ, हम जानते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है, और यदि विज्ञान को साहित्य छोड़ता है तो फिर वो साहित्य पूर्ण साहित्य नहीं कहला सकता। तो हिंदी ने भी उन वैज्ञानिक विचारों को अपने साथ लिया। अपने आप को पूरी तरह से पोंगा पंडित नहीं बनाया, बल्कि
वैज्ञानिक सोच को अपने साथ रखा और वैज्ञानिक घटनाक्रम को अपने साथ रखा। तो ऐसी कहानियाँ जिसमें वैज्ञानिक घटनाक्रम, वैज्ञानिक गतिविधियाँ, वैज्ञानिक सोच उपस्थित मिलती है, वो कहानियाँ वैज्ञानिक कहानियाँ कहलाती है। फिर सामाजिक कहानियाँ हम ऊपर समाजवादी के अंतर्गत भी देख चुके हैं, तो सामाजिक कहानियों के बारे में मेरे को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं, इसको पूर्णता प्रदान करते हैं। कल हम या आगे जब भी व्याख्यान हमारा होगा, हम हिंदी कहानी की जो प्रमुख शैलियाँ हैं उन पर एक एक दो दो उदाहरण देते हुए चर्चा करेंगे। मैंने शैलियाँ आपको पहले बताई है, और उसके बाद कहानी और नई कहानी, उसमें जो अंतर है उस अंतर को स्पष्ट करेंगे। और आगे हो सकता है कि हम कोशिश करें कि उपन्यास के बारे में जानकारी शायद आपको पहले के व्याख्यानों में दी जा चुकी है थोड़ी बहुत, तो कहानी और उपन्यास में अंतर क्या है वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हमारी ये वार्ता यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।